तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में सख्त एंटी रेप बिल अपराजिता विधानसभा से पास हो गया है। अपराजिता बिल में रेप और मर्डर या फिर पीड़ित को वेजिटेटिव स्टेज पर पहुंचाने वाले आरोपी के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान केंद्र के कानूनों से ज्यादा सख्त है, इसलिए विशेषज्ञों के मुताबिक अपराजिता बिल पर राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत पड़ेगी। बिल में ऐसे मामलों की जांच के लिए अपराजिता टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी प्रावधान रखा गया है। ममता बनर्जी ने विपक्ष से अपील की है कि वो राज्यपाल से बिल पर दस्तखत करने को कहें। बिल को ऐतिहासिक बताते हुए ममता बनर्जी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इस बात को भी एक बार फिर से दोहराया। মনে রাখবেন এই বিলটি এখানে পাস হওয়ার পরে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে যাবেন। তিনি তাড়াতাড়ি এটা পাস করলে এটা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে এটা আইনে পাস হবে এবং এটা আইনে পাস হলে এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং সব রাজ্য এটাকে আগামী দিন মডেল করবে, মনে রাখবেন। तो इस बड़ी खबर पर अब सीधा कोलकाता से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आशिका सिंह। तो आशिका, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अपराजिता बिल अब विधानसभा से पास हो गया है, अब आगे किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने जब घोषणा की थी कि ये बिल लाया जाएगा, तभी उन्होंने साफ कह दिया था कि विधानसभा से तो हम इस बिल को पास करा लेंगे, उसके बाद राज्यपाल के पास भेजेंगे। राज्यपाल अगर इसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजते, इस पर बैठे रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, तो तृणमूल कांग्रेस जो है राजभवन का घेराव करेगी। तो अब देखना यह है कि बिल तो पास हो गया। आपको बताएं कि बीजेपी की तरफ से भी कुछ अमेंडमेंट की बात जरूर की गई, लेकिन बिल का विरोध नहीं किया गया। इस बीच बिल पास हो गया है, राज्यपाल के पास भेजा जाना है। अब आगे राज्यपाल क्या करते हैं, उनके ऊपर पूरा दारोमदार है। आशिका, आपसे इस बिल की हाइलाइट्स भी जानना चाहेंगे, कौन से मुख्य प्रावधान है इस बिल में? देखिए, सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर मेरे हाथ में क्षमता होती, पावर होती, तो मैं 7 दिन के भीतर दोषी को फांसी जो है तक पहुंचा देती। हालांकि 7 दिन तो नहीं, जो प्रावधान है इस बिल के तहत ये कहा गया है कि रेप एंड मर्डर जैसी घटनाएं, इवन नाबालिगा के साथ रेप हो तो उसमें कड़ी सजा दी जाए, फांसी या फिर आजीवन कारावास। साथ ही साथ जांच की प्रक्रिया जो है वो 21 दिन में पूरी हो। ये पहली बार होगा कि समय सीमा इसे इतनी कम जो है तय करने की बात कही गई है। साथ ही साथ कहा है कि अगर 21 दिन में नहीं हो पाता है किसी तरह से जांच का काम करना, तो एसपी से अनुमति पर 15 दिन का और समय मिलेगा। तो तय समय सीमा के भीतर रेप के मामलों की जो है वो जांच हो, वो उस पर फैसला हो, ट्रायल हो, साथ ही साथ दोषी को कड़ी से कड़ी सजा। ये बिल है जिसकी वजह से अब फिलहाल भाजपा यूं की हर बिल पर या हर विषय पर कह सकते हैं कि विरोध करती रही है राज्य सरकार का, लेकिन ये बिल है एकमात्र जिस पर विरोध नहीं किया, बल्कि अमेंडमेंट की बात कही शुभेंदु अधिकारी ने। हालांकि वो स्वीकार तो नहीं हुए, बिल जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में पास हो चुका है फिलहाल। जी, शुक्रिया आशिका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और हरियाणा से भी एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस दफ्तर पर सुबह से ही हलचल तेज है। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर एक दिन पहले हुई सीईसी की बैठक में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं से राय मांगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। राहुल गांधी के गठबंधन के सुझाव पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आ गया है। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो राहुल गांधी के सुझाव का समर्थन करते हैं और उनकी पहली प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। वहीं कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी इस पहल का स्वागत किया है। बाकी की जो 41 सीट्स थी उसका भी जो है जायजा लिया गया, उसका पूरा जो है डिस्कशन कर दिया गया और उसमें से जो है फाइनलाइज कर दिया गया। सर 49 सीटों को लेकर के डिस्कशंस किए गए थे सीसी की बैठक में, और बाकी 41 सीट्स का आज आगे चला गया। आम आदमी पार्टी अलायंस को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ में क्या कांग्रेस आगे बातचीत करेगी क्या?
अलायंस फॉर्मेशन होगा? आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दीजिएगा। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जरूरत महसूस क्यों हो रही है कांग्रेस? जहाँ भी बीजेपी को हराना है, वोटों का बंटवारा नहीं होने देना है, तो निश्चित रूप से करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन के पूरे संकेत सामने रख दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के सुझाव का स्वागत किया है। पार्टी ने कहा है कि राहुल के बयान का वो स्वागत करते हैं और बीजेपी को हराना ही आम आदमी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ राहुल गांधी से मिले हैं। राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। सोरेन ने इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया है और कहा है कि विधानसभा चुनावों को लेकर जल्द ही चर्चा की जाएगी। झारखंड में इसी साल चुनाव होने हैं और हाल ही में झारखंड के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। तो आरएसएस ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। क्या अब मोदी सरकार पर कास्ट सेंसर करवाने का दबाव बढ़ जाएगा? आखिर आरएसएस ने बीजेपी के सामने ये गुगली क्यों डाली है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। वेब सीरीज कंधार हाईजैक आईसी 814 से जुड़े विवाद में आज नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सामने हाजिर हुई। नेटफ्लिक्स आपत्तिजनक कंटेंट में बदलाव करने को तैयार हो गया है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं आईएनबी मिनिस्ट्री के सामने नेटफ्लिक्स ने क्या अपना पक्ष रखा है और नेटफ्लिक्स आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को तैयार है, लेकिन कब तक ये कंटेंट जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की कैटेगरी में आ रहा है उसे हटाया जाएगा? 814 द कंधार हाईजैक को लेकर के काफी विवाद हो रहा है। इसके मेकर्स के ऊपर काफी सारे आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि उन्होंने जो इसके हाईजैकर्स हैं उनके सही नाम नहीं बताए हैं। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि जो इसमें नेगोशिएटर्स हैं उनको काफी कमजोर और हाईजैकर्स को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। तो इसको लेकर के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई थी। आज नेटफ्लिक्स की जो चीफ हेड कंटेंट अधिकारी हैं उनको भी सम्मन किया गया था। जो वे सूत्र बता रहे हैं कि उनको काफी सारे डायरेक्शन दिए गए हैं। उनसे यह कहा गया कि सबसे पहले तो सरकार कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करती है, लेकिन सरकार ये भी नहीं चाहती कि जो फैक्ट्स हैं उनको किसी तरह से डिस्टॉर्ट किया जाए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी या फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर सरकार ये भी नहीं चाहती कि लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाए। और तीसरा, सरकार ने उनको ये निर्देश दिए हैं कि खासतौर पे कि आप जो भी कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई फैक्ट्स ले रहे हैं, तो उनको पूरी तरह से चेक कीजिए और सही तथ्य बताइए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसके बाद नेटफ्लिक्स बदलाव करने के लिए तैयार हो गया है। इसके अंदर खासतौर पे कि डिस्क्लेमर दिया जाएगा और जहां पर उन लोगों के नाम अपीयर होते हैं वहां पर उनके सही नाम भी बताए जाएंगे। तो उम्मीद है कि सबके बाद ये सारा विवाद थम जाएगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। ब्लिंकिट, जोमेटो और बिग बास्केट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने पर सरकार विचार कर रही है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताएं किस तरह से जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं उनको रेगुलेशन के दायरे में लाने पर सरकार विचार कर रही है?
बिल्कुल, देखिए क्विक कॉमर्स कंपनियां जिस तरह से एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रही है उससे कहीं ना कहीं जो लोकल किराना स्टोर्स हैं उनके अस्तित्व को संकट पैदा हो गया है। लिहाजा इस पूरे मुद्दे पर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। दरअसल डिजिटल कंपटीशन बिल के ऊपर जो इंटर मिनिस्ट्रियल चर्चा चल रही है उसमें इस मुद्दे पर विचार चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो लोकल किराना स्टोर्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ क्विक ई कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। दरअसल क्विक कॉमर्स कंपनियों पर आरोप लग रहे हैं कि वो डीप डिस्काउंटिंग, प्रेडेटरी प्राइसेस जैसे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अपना रही हैं और कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन पर वो काम कर रही हैं, जिसकी वजह से लोकल किराना स्टोर्स चलाने वाले कारोबारियों के ऊपर एक तरह से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो डिजिटल कंपटीशन बिल अभी विचार चल रहा है उसमें कई सारे मंत्रालय चर्चा कर रहे हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से प्रपोजल आया है उस पर जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इस पर विचार कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जब विंटर सेशन में ये जो डिजिटल कंपटीशन बिल आए तो उसमें इन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया जाए और खासतौर से जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के आरोप लग रहे हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। शुक्रिया आलोक इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2,45,000 कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी रोक दी है। कार्रवाई उन कर्मचारियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने बार बार की चेतावनी के बावजूद अपनी संपत्ति का विवरण सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। हालांकि IAS और PCS को सैलरी मिल गई है क्योंकि उनकी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई पहुंच गए हैं। ब्रुनेई में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। द्विपक्षीय वार्ता के लिए ब्रुनेई की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री 4 सितंबर यानी कल तक ब्रुनेई में रहेंगे। इसके बाद सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर में प्रधानमंत्री 5 सितंबर तक रहेंगे। ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों भारत के लिए काफी अहम है। पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के हिसाब से अहम माना जा रहा है। भारत और सिंगापुर में डिजिटल पेमेंट में अहम समझौते होने की भी संभावना है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी के बहराइच में जारी भेड़ियों का आतंक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात बाजार की। 13 दिनों की तेजी के बाद बाजार कंसोलिडेशन मोड में दिखा। निफ्टी लगातार 14वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। निफ्टी ने 1 पॉइंट चढ़कर 25,280 के स्तर पर पहुंचकर रिकॉर्ड क्लोजिंग ली। वहीं सेंसेक्स 4 पॉइंट गिरकर 82,555 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में खरीदारी रही तो बैंकिंग फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ। इसके अलावा एनर्जी, मेटल, तेल गैस शेयरों में दबाव दिखा। बाजार में घरेलू लिक्विडिटी काफी है और FIIs भी निवेश बढ़ा रहे हैं। ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। CNBC आवाज से खास बातचीत में सुदीप ने पावर से लेकर ऑटो सेक्टर में निवेश की सलाह दी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी हम लोगों को लगता है कि अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। पावर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग एक मल्टी ईयर बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पावर सेक्टर के दिग्गज कंपनीज में फाइनेंशियल्स और पावर एंसिलियरी कंपनीज में ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा जो दिग्गज IT कंपनीज है जहां पे दबाव था क्योंकि यूएस में रिसेशन का एक्सपेक्टेशन था, वहां पे अभी मोमेंटम वापस आ रहा है तो दिग्गज IT कंपनीज में ध्यान दिया जा सकता है। कुछ FMCG कंपनीज हैं जहां पे रूरल प्रेजेंस सिग्निफिकेंट है तो रूरल रिकवरी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मॉनसून ठीक ठाक है, फेस्टिव सीजन आ रहा है तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान जरूर दिया जा सकता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थीम से जो जुड़े हुए कंपनीज हैं वहां पे स्टॉक पिकिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात एक 5 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया। बच्ची अभी गंभीर रूप से घायल है। बच्ची का इलाज चल रहा है। भेड़ियों के हमले से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया पर नजर रखने को कहा है और लगातार खुद पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। उनके निर्देश पर वन विभाग की टीम आमजन की सुरक्षा और भेड़ियों को पकड़ने के लिए मुस्तैदी से जुटी हुई है।
वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग भी कर रहा है, साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी है। इसके अलावा देहरादून से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम बहराइच जाएगी और अब तक पकड़े गए भेड़ियों पर रिसर्च करेगी। जावा मोटरसाइकिल ने क्लासिक सेगमेंट में जावा 42 FJ को भारत में लॉन्च कर दिया है। जावा 42 फैमिली में ये तीसरी बाइक है, मगर लुक के मामले में जावा की नई बाइक थोड़ी अलग है और ज्यादा स्टाइलिश है। 350 सीसी के पावरफुल इंजन के साथ ये बाइक लॉन्च की गई है। इसका पावर 29 bhp का है। इंजन में 6 स्पीड गियर के साथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी जोड़ा गया है। बाइक की शुरुआती कीमत 2 लाख है और टॉप वेरिएंट की कीमत 2,20,000 है। भारतीय बाजार में जावा 42 FJ नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक को टक्कर देगी। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने शानदार परफॉर्मेंस अब तक किया है और आगे भी भारत से एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। भारत ने अब तक 15 मेडल जीत लिए हैं। 5वें दिन भारत के खाते में 8 मेडल आए थे। आज छठे दिन भी भारतीय खेमे में मेडल की बरसात होने की उम्मीद है। आज गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल पर नजर रहेगी। दोनों शूटिंग में क्वालिफिकेशन इवेंट में शिरकत करेंगी। इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स भाग्यश्री एम जादव महिला शॉट पुट F34 फाइनल में होंगी। तीरंदाजी में भी भारत से दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। 400 मीटर T20 फाइनल में रात 10 बजे दीप्ति जीवनजी उतरेंगी। पेरिस पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपने हर भारतीय के दिल को गर्व से भरा है। ऐसे ही प्रेरित करते रहें, सीमाओं को तोड़ते रहें और तिरंगे को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज कंज्यूमर अड्डा में क्या कुछ खास होने वाला है। इस महीने निवेश को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला से जानिए अपना फाइनेंशियल राशिफल आज शाम 5:57 पर।